नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आपके सीधे एग्जाम में भिड़ते हैं। तो हम यहां पर आपके लिए सभी राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आप हर राज्य के प्रश्न को देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके आकलन परीक्षा में। तो चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, राजनीति शास्त्र का हो, भूगोल का, सभी को लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यदि आप यहाँ पर जो है सभी राज्यों के हुए एग्जाम के पेपर को एक बार यदि आप देख लेते हैं तो आप यहाँ से 100% नहीं 101% आपकी परीक्षा निकल रही है। अब आपको डिसीजन करना है कि आप 1-2 नंबर के लिए पीछे होना चाहते हैं या 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं। अगर आप 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप यहाँ पर चैनल पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात सारे राज्यों में हुए आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हल भी आपको करवाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। ये आपका 4 बार प्रश्न आपके यहाँ पर झारखंड राज्य में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल होता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी? तो देखिए भारत की संविधान में जो होता है कौन शामिल होता है? तो भारत के संविधान की सूची में इन तीनों को शामिल किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची जो होता है उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो आपका किसका होता है? केंद्र सरकार का द्वारा होता है। केंद्र सरकार जो होता है वो संघ सूची पर कानून बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो होती है आपकी राज्य की सरकार, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य सरकार, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप देखिएगा, सब प्रश्न आपको यहाँ पर आया हुआ ही है। ठीक ना, सब प्रश्न आया हुआ है, आप एग्जाम में देते होंगे तब। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार, दोनों। ठीक है, तो समवर्ती सूची यहाँ पर सम है, मिक्सअप चलता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। अगला है, समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो जाए, तो याद रखिए समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो तो अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय किसका होगा? यदि लगता है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन दोनों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद हो जाए, तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का या कोई नहीं? ठीक है, तो अंतिम निर्णय जो होता है वो आपका केंद्र सरकार का ही मान्य होता है, न कि राज्य सरकार का होता है। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी आप देखे होंगे जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है, जेटेट में भी आया हुआ था, लोग नहीं भी मार पाए थे। ठीक है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है, तो शिक्षा जो है यहाँ पर किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? स्वास्थ्य जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है, देखिए जेएसएससी में, झारखंड में जो अभी एग्जाम हुआ जेएसएससी ना, उसमें आप देखिएगा तो 3 बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कई बार जीके के जीएस के अंतर्गत 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है, तो स्वास्थ्य जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र और राज्य जो है दोनों ही कानून बना सकती है। अगला है, पर्यावरण किस सूची का विषय है? पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? ठीक है, तो पर्यावरण जो है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। अब हम आपको बता दें, आप देखिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़िएगा। काहे? तो हम आपको बता दें वीडियो के अंत में
आपको यहाँ पर ट्रिक का भरमार हम देंगे। केंद्र सूची पर कानून कौन कौन बना सकता है, राज्य सूची में कौन कौन विषय आता है, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आता है, मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का ट्रिक, ये सारा चीज हम आपको लास्ट में देंगे। और वहां पर यदि आप देख लेंगे तो आज के बाद इस पर कौन विषय किस में जाएगा, शिक्षा किस में जाएगा, वन किस में जाएगा, पर्यावरण किस में जाएगा, इनकम टैक्स किस में जाएगा, रेलगाड़ी किस में जाएगा, डाक सेवा किस में जाएगा, इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको वहां से एक ही बार में कर लीजिएगा। तो हम आपको ट्रिक भी देने वाला है, तो सिर्फ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और लास्ट वीडियो जहां करेगा वहां तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां ट्रिक का आपको बौछार चलने वाला है। ठीक है, देखिए अगला लिखा हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये तीनों ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है, और जिस पर दोनों सरकार कानून बनाती है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक है, देखिए भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। देखिए भूमि है, कृषि है, पुलिस है, ये सभी विषय जो है राज्य सरकार के जिम्मे में आता है। किस में आता है, राज्य सरकार के जिम्मे में आता है। और जो विषय राज्य सरकार के जिम्मे में आता है तो उसको हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत डालते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, राज्य सूची। ठीक है, सुरक्षा, वित्त, संचार किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो केंद्र स्तर का होता है, सुरक्षा केंद्र स्तर का चीज है, वित्त विभाग केंद्र स्तर का चीज है, संचार केंद्र स्तर का चीज है। तो जो केंद्र स्तर की चीजें होती है, जो केंद्र स्तर की विषय सभी होती है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। केंद्र सरकार की जो विषय होती है उसको हम लोग संघ सूची पर, जो बड़े पैमाने पर, जो बड़े हिस्से पर कार्य करते हैं उसको हम लोग संघ सूची में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। तो देखिए केंद्र स्तर पर जो होता है आपको राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये जो है आपका प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो देखिए मंत्री परिषद जो होता है वो मंत्रियों का गठन होता है, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रधानमंत्री ना। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, देखिए मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी है, ये प्रश्न 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, एक दो बार नहीं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, सर्वाधिक बार अब तक का पूछा हुआ प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो होते हैं, जो मंत्री परिषद गठन होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए अगला है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, वो राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग कहते हैं उसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो किसके तरफ से होती है, राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, कौन उनके न्यायाधीश को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनका हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं है। यहाँ पर उनके हटाने का जो प्रस्ताव है वो आपका महाभियोग यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को संविधान की कहा जाता है, मौलिक अधिकार को संविधान की क्या कहा जाता है, भाई, बहन, अंतरात्मा या कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला है संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भाग 1,
भाग 2, भाग 3 या कोई नहीं। देखिए संविधान के भाग जो 3 है, ठीक है, उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किसका उल्लेख है? ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक निवारण या कोई नहीं। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है 12 से लेकर के 35 तक। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? जब मौलिक अधिकार बना था शुरुआत, तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? ये भी प्रश्न आपको हम बता दे रहे, 1001 बार आ गया है। तो ये राजनीति शास्त्र या कह लीजिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 5, 6, 7 या 8। तो प्रारंभ में कितने थे मौलिक अधिकार? जब शुरू बार बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? अभी वर्तमान, अभी की बात यदि कहा जाए तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 हो गई है। और ये भी प्रश्न 1001 बार राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आप देख रहे हैं तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 में ही आपको सारा प्रश्न मिल रहा है। सारा जब एक्सरसाइज 8 को आप एक्सरसाइज 1 देखिएगा तो आपको सब चीज़ कुछ इसमें मिला हुआ है। ठीक है, देखिए अगला है मूल अधिकार में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? जैसे मौलिक अधिकार कितने थे? तभी आपको पता था 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। तो आखिर एक हटा है, इसमें से एक माइनस हुआ है। तो कौन सा अधिकार है जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से अब हटा दिया गया है। तो यही एक अधिकार को हटा दिया गया आपको। अगला है प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो शुरूआत था वो प्रारंभ में 10 था। कितना था? 10 था। ठीक है, इसका राइट आंसर 10 होगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो आपका 11 एक बढ़ा दिया गया है, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अहम कर्तव्य है गार्जियन का। तो ये 11वीं सूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये किस में जोड़ा गया है? 11वीं में ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य था कौन? जो आपका यहाँ पर जोड़ दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। अब देखिए 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? तो 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया उसमें जोड़ा क्या गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करना, संपत्ति रखना, पर्यावरण की रक्षा करना या कोई नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं तो खत्म हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा करना भी नहीं है, संपत्ति रखना भी नहीं है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यहाँ पर कोई अवलोकन नहीं था, लेकिन जब से सर्व शिक्षा अभियान है तब से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। तो यह किस में है? तो देखिए 21 क में है। किस में? 21 का, लेकिन बहुत जगह 21 ही देता है तो आप 21 भी मार सकते हैं, लेकिन 21 का रहेगा तो आपको 21 का करना है। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो अभी आपको बताए थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध किया जाना है। यह किससे है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित किया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ सभी बच्चों को क्या होता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी माता पिता, अभिभावक, शिक्षकगण को बच्चों को ला करके विद्यालय में पढ़ाई करवाना मकसद होता है। ठीक है, तो 6 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तरफ से होगा। ठीक है, चलिए अगला है
शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009, 10 अगस्त 2010 और 15 अगस्त 2011 या 20 अगस्त 2012। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार विधेयक को 4 अगस्त 2009 ईस्वी को क्या किया गया? पारित किया गया। ठीक है, लेकिन इससे लागू जो है यहाँ पर बाद में किया गया 2010 में, लेकिन यहाँ पर जो घोषणा किया गया था, विधेयक पारित किया गया था, वो था 4 अगस्त 2009 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया कब से? 1 अप्रैल 2008 से, 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2011 से। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया कब से? तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया ना, और उसके पहले जो है यहाँ पर 2009 में क्या किया गया? उसमें विचार किया गया और करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो सी हो गया। अगला आपको हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इस तरह से यहाँ पर सारे जब आप एनसीईआरटी का नोट्स बना लेते हैं तो हम आपको बता देते हैं एग्जाम में छटने का कोई बात ही नहीं उठता है, कभी भी नहीं सोचिएगा छटने का। 100% आपको स्कोर यहाँ से मिलेगा। तो यदि आप किताब पढ़ लेते हैं तो आपको नोट्स खरीदने की जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, नोट्स बनाने हैं, तो आप हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिए। नोट्स बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी, आपको बना बनाया हुआ मिलेगा, बहुत ही किफ़ायती दामों पर आपको मिल रहा है, इसलिए आप लोग जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पर शिक्षा का अधिकार विधेयक, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो यहाँ पर है 1 अप्रैल 2010, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया? भाग 3 में, भाग 3 का, भाग 4 या भाग 4 का। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो गया या मूल अधिकार, और ये मूल कर्तव्य हो गया। तो मूल कर्तव्य को किस में जोड़ा गया है? तो देखिए इसको भाग 4 क में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? भाग 4 क में जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न जो है 501 बार आपके एग्जाम में पूछा ही है, मैंने बहुत ही MVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है किस संशोधन के तहत? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम या कोई नहीं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो इसमें देखिए आपको आ जाता है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 की तरफ से। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म का निरादन करना, धर्म का लगाव नहीं रखना, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, धर्म के प्रति आस्था नहीं करना। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म के प्रति क्या होना चाहिए? निरपेक्ष भाव को हम लोग कहेंगे धर्मनिरपेक्षता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। अगला है वैसे अधिकार। अगला क्या है? वैसे अधिकार। ठीक है, मूल कर्तव्य हो गया धर्मनिरपेक्ष। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव कर्तव्य या मानव धर्मशीलता। तो वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो जन्म से प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं मानव अधिकार के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? मानव अधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जन्म से हमको प्राप्त होता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर या 10 अप्रैल। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी या 1995 ईस्वी। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है 1993। अब देखेंगे यहाँ पर समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, पंजाब सिंह रिपोर्ट, गिरिनाथ सिंह कमेटी या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण सिंह जयंती समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। किसका? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला प्रश्न है, देखिए मौलिक अधिकार को नाम याद रखने का ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो प्रारंभ में 7 हैं, लेकिन अभी कितने हैं? 6 हैं। उन 6 मौलिक अधिकार का नाम क्या क्या है उसको याद रखने का ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक बनाया गया है? समस्त शोध जो है
वो संस्कृति के उपचार में है। एकदम सही बात है कि जितनी भी शोध होती है संस्कृति वो किसकी होती है, तो समस्त शोध जो होता है वो संस्कृति के उपचार में होता है। किस मतलब संस्कृति के उपचार में। तो देखिए समस्त, यहाँ सम का मतलब देखिए समानता का अधिकार, ठीक है, और सत का मतलब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, और शोध में शो से मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ध का मतलब है सांस्कृतिक एवं धार्मिक, धर्म का मतलब है यहाँ पर धार्मिक, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संस्कृति का मतलब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यही 6 यहाँ पर आपके बनेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लिए 6 के 6 आपको मिल गया। तो देखिएगा यहाँ पर सम का मतलब समता का अधिकार, सत का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शो का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें ध का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का मतलब सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। यही नाम है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। सारे नाम को आप याद यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सारा नोट्स हम आपको दे रहे हैं वो भी बहुत ही कम दामों पर, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, ठीक है, और रिजल्ट भी अपना खराब कर लेते हैं सोचते सोचते, ठीक है। तो संघ सूची में आने वाला विषय का नाम याद रखने का ट्रिक है। संघ सूची में कौन कौन विषय आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग भी याद रख लीजिएगा कि संघ सूची में क्या क्या आएगा। तो देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक देखिए हम आप लोगों के लिए ही बना दिए हैं। क्या बनाए हैं देखिएगा आप यहाँ पर, यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई, यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई, ठीक है। यू में मतलब युद्ध, तो युद्ध ही सब किस में जाएगा, संघ सूची में जाएगा। र का मतलब देखिए रक्षा, रक्षा भी क्या है आपका संघ सूची का विषय है। माँ का मतलब है देखिए विदेशी मामले, ठीक है। बे का मतलब है बैंकिंग, और एक ब का मतलब क्या है बीमा, बे का मतलब क्या है बीमा, ठीक है। आ का मतलब है आयकर, ज का मतलब है जनगणना, रे का मतलब रेल, और डा का मतलब डाक। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये संघ सूची में कौन कौन विषय आता है आप देख लिए, आयकर है, जनगणना है, रेल है, डाक है, यानी केंद्र से जुड़ी हुई जितनी चीजें जाएगी वो सभी संघ सूची में जाएगा। किस में जाएगा, संघ सूची में। अब देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय का नाम याद रखने का ट्रिक, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आता है, ठीक है। तो देखिए कृष न्याय पूजा, मतलब कोई कहता है कि न्याय की पूजा करो, तो उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कृष न्याय से पूजे, कृष क्या करें, न्याय से पूजे ना राजनीति को। अब देखिए कृषि में यहाँ पर कृषि है कृषि, स से है सिंचाई, यानी कृषि या सिंचाई। उसके बाद देखिए न्याय का मतलब न्याय है, पू का मतलब देखिए पुलिस है, और यहाँ पर जे का मतलब जेल ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका जो है राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय कौन कौन है ना, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय कौन कौन है, केंद्र सूची का हम दिखा दिए थे। चलिए आइए अब देखेंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय का नाम याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक है श्री शिव जानकार है। श्री शिव क्या चीज़ है, जानकार है, सबको जानता है। तो श्री का मतलब देखिए श्रमिक संघ, श्रमिक संघ है, और एक शिव में एक सी से है शिक्षा, और व से है देखिए वन, क्या है शिक्षा वन और श्रमिक संघ, यही है ना, जानवर है, कारखाना है। इसे देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। देखिए संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, 98। एकदम याद रखिएगा, जब संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। तो संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय थे, और वर्तमान में 98 हैं ना। अगला, संविधान लागू होने के समय प्रारंभ में राज्य सूची में 66 विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, 66 विषय, लेकिन पर्यावरण में कितना हो गया है, तो यहाँ पर 66 के सेंस में आ गया है। अगला, प्रारंभ में समवर्ती सूची के 47 विषय और वर्तमान में 52 विषय हो गया है, ठीक है। तो प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितना है समवर्ती सूची में, तो 52 विषय हो गया है। अगला, राज्य सूची में कितने विषय हैं, 96, 97, 98, 99 या 62, ठीक है। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में जो है आपका यहाँ पर 62 विषय दिखा रहा है, 62 होगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 51, 52, 47 या 48। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में जो है आपको 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। संविधान का सार माना जाता है, संविधान का सार किसको माना जाता है, प्रस्तावना को, आधारभूत मूल्य को, राजनीतिक व्यवस्था को,
या सभी को। तो देखिए संविधान का जो सार है वो आपको किसको माना जाता है, तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल सारभूत तत्व है, तो प्रस्तावना को ही संविधान का सार माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न भी आपका जेटेट का है और झारखंड के यहाँ पर 2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये आपका किस क्लास में है, तो आप देखिए यहाँ पर क्लास जो आपको बताएं 8 का एक्सरसाइज 2 है। तो बताइए आता है कि नहीं आता है आपके टेक्स्ट बुक से। तो अभी भी आपका जो परीक्षा है ना वो टेक्स्ट बुक से ही आने जा रहा है। आप यहाँ पर धैर्य रखिए, सारे प्रश्नों को यहीं से लड़ने जा रहा है जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ। एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, जो नहीं जुड़ेंगे पछताइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। तो देखिए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। किसके तहत, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। आपको हम बता देते हैं, देखिए इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें यहाँ पर प्रश्न आपको निकल के आती है जो हम आपको बताते रहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आप लोग भी सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर कौन झंडा फहराते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर जो झंडा फहराया जाता है वहां पर कौन झंडा फहराते हैं। ये प्रश्न 3 बार अब तक देखेंगे तो आपको निकल के आ चुका है झारखंड के एग्जाम में, ठीक है। तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर जो है कौन फहराते हैं, तो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री फहराते हैं। अगला है, भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है या कोई नहीं। तो भारत कैसा देश है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब जनता यहाँ पर मुख्य होती है और जनता के द्वारा चुन करके सरकार जाती है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर या कोई नहीं। तो लोकसभा तथा विधानसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक कितने वर्षों पर होता है, 5 वर्षों पर होता है। राइट आंसर इसका एक होगा, ए होगा। अगला है, भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है, भारत में जो है सबसे सर्वोच्च पद कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। अभी तक झारखंड के एग्जाम में यह 10 बार प्रश्न आ चुका है। जो भी एग्जाम में जाइएगा उसमें जीके के अंतर्गत ये प्रश्न बार बार आ रहा है। तो हम वैसे ही प्रश्नों को आपको समावेश भी कर रहे हैं और आपको यह बताने का भी कोशिश कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से कितना प्रश्न आ रहा है। तो भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है, तो राष्ट्रपति का पद जो होता है सर्वोच्च होता है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। और अब तक झारखंड के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है, जेएसएससी कंडक्ट जितना भी एग्जाम कर रही है उसमें पूछा जा रहा है। तो इस तरह से झारखंड में आपकी भी परीक्षा है और आपके भी यहाँ से प्रश्न भिड़ने वाले हैं। सारे नोट्स और पीडीएफ को परचेज करते चलिए, देखते चलिए। आपकी आकलन परीक्षा, आपकी जेटेट परीक्षा, आपकी सहायक आचार्य परीक्षा यहाँ से 101% निकल जाएगी। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है, तो देखिए ये जो अनुच्छेद शामिल है आपको भाषण तथा अभिव्यक्ति की, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। किस में है, अनुच्छेद 19 में। ये भी प्रश्न आया हुआ है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 30 तक, अनुच्छेद 24 तक। तो यहाँ पर देखिए विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो आपका अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है। और यह भी प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी, जेसीईआरटी जो भी है आपका टेक्स्ट बुक उसी से निकल के आ रहा है। इसलिए आप सभी इस टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यदि एक बार देख जाइएगा तो आपको यहाँ पर 101% सफलता मिलने वाला है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 101 बार प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार आया है। और आपका क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में यह प्रश्न दिया हुआ है। बताइए कि एनसीईआरटी को लोग नहीं देखते हैं और बदनाम करते हैं कहाँ से प्रश्न आता है। सारा प्रश्न टेक्स्ट बुक से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। बस टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहाँ हमारे साथ जुड़िए, सारे प्रश्न का निचोड़ हम निकाल के आपको दे रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या कोई नहीं। तो भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? बहुत ही बार, और ये जेटेट में 2 बार आया है। दोनों बार जेटेट में आया कि भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? देखिए देशी रियासतों का एकीकरण में किसने भाग लिया? आ गया वो प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। तो यही वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो देशी रियासतों का एकीकरण किया। इसी एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आ गया है, भारत का बिस्मार्क। तो आप भी याद रख लीजिएगा, शायद हो सके कि इस परीक्षा में भी आपको आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नोट्स आपको दे दिए हैं, इसी के लिए आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 560 देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से यहाँ पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा कि बहुत ही जो थे यहाँ पर राजनीतिक आदमी थे और उन्होंने बहुत सारा काम अपने देश के लिए किया है। तो देशी रियासतों के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका आता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बार बार प्रश्न आता है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी का आंसर आ गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको हम बता देते हैं। इस तरह के नोट्स देखिए बहुत कम ही जगह पर मिलते हैं और बहुत यदि कम दाम में मिलते हैं तो आप लोगों को एक बार ले करके जरूर पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे चले जाते हैं, लेकिन जब एक बार एग्जाम चली जाएगी ना तो फिर आपको 5 साल, 6 साल, 4 साल पछताना पड़ जाता है। इसलिए पछतावा ना हो इसके लिए आप अभी ही जुड़िए और टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को यहाँ से परचेज कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव से थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। ठीक है, किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए आगे आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। वे एक शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके जन्म दिवस को ही दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल फकीर जैनुल अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति का नाम आप लोग सुने होंगे, अब्दुल फकीर जैनुल अब्दीन
अब्दुल कलाम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इन्हें ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, कब की गई? 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका राइट आंसर 1885। आप देखिएगा कितना सही कर पा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी यहाँ पर टिकिंग कीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज बल्ला, जॉर्ज यूल या कोई नहीं। आपका ये जेएसएससी में पूछा गया, झारखंड में जो एग्जाम हुआ है उसमें ही आया है ना। कई बार आया है तभी तो बता दो, 2 बार अभी तक आया है जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एंटोनियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा अगला, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1001 बार पूछा है मेरे प्यारे मित्रों। 1-2 बार की बात मत कहिए, 1001 बार ही प्रश्न पूछा है। और आप कहिएगा कहाँ से, तब बताइए। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक क्लास 8 एक्सरसाइज 3 में छपा हुआ है ना। तो टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तब तो निकलेगा ना। तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया? देखिए झारखंडो जो है ना, आपको किताब के साथ साथ पढ़ा दिया। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 12, 13, 14 या 15। तो इसका राइट आंसर है 14। झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप सभी जानते होंगे भारतीय सांसद मिलकर बनता है। जो भारतीय संसद होता है ना, वो किसको मिलकर बनता है? कौन कौन उसमें होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो देखिए भारत का जो संसद होता है ना, उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा सदस्य भी होते हैं और लोकसभा सदस्य भी होते हैं। समझ गए? ये तीनों को मिला करके ही भारत का संसद का निर्माण होता है ना। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ई, सभी। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सभी इसमें मिल करके निर्माण करते हैं। अगला है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अरे भैया क्या बताएं, 1001 बार ही प्रश्न पूछ दिया और हल्के लगता है, हल्के प्रश्न आता है। अभी क्लास 8 में है, बताइए। तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो कहाँ से आएगा? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो देश का प्रथम नागरिक जो है वो होता है आपका राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है आपको बताना है। तो देखिए देश में कोई भी कानून जो है ना, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएगा ना, तो वो लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद होता है। और ये देखिए, ये भी आपको 101 बार पूछा गया है और सब आपका किताबें का है, देख रहे हैं ना। यहीं से आएगा, झांसा में ना आइए केकरो एने जे देख रहे हैं आप लोग, ओकरा ना देखिए, देखिए यहाँ ही सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। समझ गए ना? इसलिए जुड़ करके सारा नोट्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट यहीं से छपेगा। राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सभी। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है ना, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी एक आंसर सभी में जाएगा, सभी एक राइट आंसर होगा। ठीक है, आपात स्थिति में पूरे देश में कानून का बागडोर केकर हाथ में होता है? आपात स्थिति में पूरे देश के कानून का बागडोर केकर हाथ में होता है, बताना है भाई। तो केकर हाथ में होगा बताइएगा। तो यहाँ पर जो हाथ में होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल। आपात स्थिति में पूरे देश के जो बागडोर है वो आपका होता है यहाँ पर राष्ट्रपति के समय होता है। ठीक है, चलिए अगला है, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ये प्रश्न जेटेट में 2 बार आया है। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? और देखिए आप लोग सब कोई बनाए होंगे, कितना हल्का क्वेश्चन आता है, किताबों में ना है, जाकर देखिए ना, आपको सब लिख दिए हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 3 पढ़िए ना, सब मिल रहा है हुए में। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। तो तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है वो होता है यहाँ पर आपका राष्ट्रपति। और समझिए कि 1000 ना
1,01,000 बार आया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब इसको तो भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा मत, भूलिएगा तो 1 नंबर आपका भूल जाएगा। संविधान के अनुसार राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 252, 254 या 258। तो राज्यसभा में जो है कितने होते हैं बताइएगा, जल्दी बताइएगा ना, तबे तो पता चलेगा। तो राज्यसभा में जो होते हैं वो आपका कितना होते हैं? 250 होते हैं, 250 होते हैं। एकरो कोनो कम न कहिए, 251 बार अब तक पूछ दिया गया, एकदम 251 लक्की नंबर है। तो देखिए केकर केकर लक्की नंबर जाता है, तो सब कोई देख के पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को माना किया जाता है? जेटेट 2013 और 2016 दोनों में आयल था। कहाँ से? तो क्लासेट के एक्सरसाइज 3 से। तो आपका आकलन परीक्षा है तो ना आएगा, अइबे न करेगा, एकदम आ रहा है। तो कितना होता है? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए? 552, 550, 545 या कोई नहीं? 1001 बार ही पूछ दिया गया है। और झारखंड में तो 101 बार ही प्रश्न पूछ दिया गया है। झारखंड की बात हम बता रहे हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 552। कितना होता है? 552। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? देखिए 552 कुल होता है, लेकिन सब सदस्य का अलग अलग बांटा हुआ है कि निर्वाचित सदस्य कितना होगा। तो 552 होगा कि 543 होगा कि 540 होगा। तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपका होते हैं 543। कितने होते हैं? 543 होते हैं, ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे राज्यसभा में कितना सदस्य के मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति? 12 गो के करते हैं ना। कितना के करते हैं? 12 गो के करते हैं। किस में? राज्यसभा में। लेकिन यहाँ लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्य के? तो लोकसभा में 2 गो सदस्य के मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक ना। और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 का मनोनयन होता है ना। राज्यसभा को कहा जाता है, देखिए राज्यसभा के कौन कौन नाम है बताइएगा? द्वितीयक सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, या सभ्य कहल जाता है। क्या कहा जाता है राज्यसभा के? देखिए बहुत दिन से आप लोग को एगो ट्रिक हम दे रहे हैं और सब ना याद कर रहे हैं आप लोग। अगर याद होगा तो याद रखिएगा। दूसरा का भैया, दूसरा भैया भौजी ना। तो दूसरा तो डी से हो गया देखिए द्वितीयक सदन, द्वितीयक। और उच्च, ऊ से हो गया देखिए उच्च सदन। और एस से हो गया देखिए अस्थाई सदन। और रा के मतलब हो गया देखिए, रा का मतलब है राज्यसभा। यानी राज्यसभा के का कहल जाता है? तो द्वितीयक सदन या दूसरा सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है और अस्थाई सदन कहा जाता है। ये सब राज्यसभा के कहा जाता है। तो दूसरा क्लास याद रखिएगा। कौन क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? दूसरा याद रखिएगा ना। तो दूसरा मतलब द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन, ये सब केकरा? राज्यसभा के कहल जाता है ना। देखिए यहाँ पर ट्रिको बना दिए हैं। दूसरा क्या बनाए हैं ना आप लोग के लिए बना दिए हैं। देखिए दूसरा में डी से द्वितीयक सदन, ऊ से उच्च सदन या ऊपरी सदन, एस से अस्थाई सदन और आर का मतलब है देखिए राज्यसभा। यानी राज्यसभा के इस सबे नाम दिया जाता है, अस्थाई, उच्च और द्वितीयक या दूसरा, सबे नाम राज्यसभा के। एकदम आज के बाद तब पक्के हो जाएगा राज्यसभा ना हो जाएगा। अगर लगा कि पक्का हो जाएगा तो अभी वीडियो देख रहे तो लाइक ठोक दीजिए ना। यही लाइक के चलते तो हम आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। और अभी देखिए सब नोट्स परचेज कर ले, ऐसा आपको मिलेगा ना नोट्स, ऐसा नोट्स आपको ट्रिकी मिलेगा ना कि आप जहिनो ना याद किए होंगे अभी तक ना, वो पक्का याद होने लगेगा एकदम। और ना भुलाइएगा। तो सब सब्जेक्टे के दे रहे हैं। कितना? अब इतना से सस्ता नहीं मिलेगा आपको, समझ गए? बहुत सस्ता में नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारा आपको तैयारी करवा दे रहे हैं। आप शिक्षक गण के हित को ध्यान में रखते हुए। और हमारे यूट्यूब चैनल तो मेगा ऑफर में ये कहता है कि सब शिक्षक पढ़े और सभी शिक्षक आकलन पास करके 2000 रुपया बढ़ाए और परमानेंट हो जाए। यह तो हमारी आस है ना। तो चलिए लोकसभा को अब का कहल जाता है? राज्यसभा के तो देख लिए ना। अब लोकसभा के का कहल जाता है? प्राथमिक सदन,
अस्थाई सदन, निम्न सदन या सभी। ठीक है, तो एक बार आप लोग देखिए, हमारे अगर नोट्स आप लोग देख रहे होंगे ना, तो बहुत कोई तो नोट्स बात देखिए नहीं रहे हैं, तो का हम कहें, नोट्स बात देख रहे होंगे तो एगो लिखे थे देखिएगा, अरे पान लो दूसरा, कहता है ना ये बेटा पान लो दूसरा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पान लो दूसरा में बड़ा मजा आएगा, ये पान लो ना, लोक के मतलब है देखिए यहाँ पर लोकसभा, लोक का मतलब है लोकसभा, तो लोकसभा के एने वाला शब्द देखिए ना, एने वाला लोकसभा के है, समझ गए। तो लोकसभा के क्या कहल जाता है, एन से हो गया निम्न सदन, यह लोकसभा के क्या कहल जाता है, ए का मतलब है अस्थाई सदन, और यह लोकसभा के क्या कहल जाता है, पी का मतलब प्राथमिक सदन। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन भी कहा जाता है, और निम्न सदन भी कहा जाता है। एक और ये पान लो याद रखो भैया, लोकसभा में लो न लगल है, तो पान लो न, तो पान लो माने पान लो, ठीक है। अब दूसरा ये देखिए, दूसरा, दूसरा में आर से है राज्यसभा, तो देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा एक के साथ पढ़ाई होता है ना, तो यह ट्रिक चलता है, पान लो दूसरा, जिसमें लोकसभा भी कंप्लीट और राज्यसभा भी कंप्लीट एक के तुरी हो जाता है, समझ गए। तो अब आप देख लिए ना क्या कहा जाता है। आइए यहाँ पर ट्रिक भी आपको हम बना दिए हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे शिक्षक बंधु नोट्स परचेज कर रहे थे। यहाँ देखिए, पान लो, लोकसभा लो, तो का लो, तो पान लो, तो पी से प्राथमिक, अ से अस्थाई और एन से निम्न सदन। यानी लोक सभा के कहा जाता है प्राथमिको सदन, अस्थाइयो सदन और निम्नो सदन, ये सब लोक सभा के नाम है, समझ गए ना। तो पान लो याद रखिएगा। अब देखिए, कभी कभी पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का ट्रिक एक बार बता दीजिए, तो लीजिए आप सभी के और आसान कर देते हैं, एकदम जिंदगी में ना भुलाइएगा ना, और सबको नोट्स परचेज कर लीजिएगा। अभी जितना लोग देख रहे हैं ना, लाइक बिना ठोकले मत रहिएगा दोस्त ना, सभी शिक्षकों लाइक ठोक दीजिए, और जितना है उतना के शेयर जो कर दीजिएगा ना, तो हमारा यहाँ पर चैनल आगे बढ़ जाएगा। तो सबको ही आगे बढ़ाइएगा। तब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक के बार याद रखते हैं, पान लो दूसरा, तो देखिए पान लो दूसरा जो हुआ ना, तो यहाँ से एक हो गया पान लो, लो का मतलब है देखिए लोकसभा, यानी लोकसभा के का कहल जाता है, तो एने वाला सब लोकसभा हो जाएगा, और दूसरा जहाँ से स्टार्ट होगा तो एने वाला सब राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा के का कहते हैं, देखिए सब लिखल है एकदम पक्का पक। तो लोकसभा के देखिए निम्न सदन कहते हैं, एन से निम्न सदन हो गया, ए से अस्थाई सदन हो गया, और यहाँ पर पी से प्राथमिक सदन हो गया। यानी प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन और निम्न सदन सब लोक सभा के कहल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, द्वितीयक सदन, उच्च सदन और यहाँ पर है आपका अस्थाई सदन, ये सभी राज्यसभा को कहल जाता है। किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहल जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला है, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के शेयर कर दीजिएगा, और जितना आपका देखिए यहाँ पर राजनीति शास्त्र क्लास 6 आपको सब नोट्स दे दिए, क्लास 6 का राजनीति शास्त्र समाप्त हो गया है जी, और सब आपको नोट्स भी दे दिए और वीडियो भी दे दिया। अब क्लास 8 का तीसरा एक्सरसाइज हम चल रहे हैं, समझ गए ना। अब पहला और दूसरा भी दे दिए हैं, तो सब राजनीति शास्त्र में अगर पूरा 100% मार्क्स उठाना है तो बस ये नोट्स पढ़िएगा और कहीं मत जाइएगा। जहाँ जाइएगा खाली धोखा हो रहा है, खाली किताबें वाला पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक और ना जुड़िएगा तो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, सब मिल जाएगा। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 12%, 14%, 16% या 18%। तो लोकसभा में देखिए महिलाओं के लिए जो है वो सीट कितना रिजर्व किया गया है, तो आप सब जानते होंगे, तो 14% है, ठीक है। कितना है, 14%। अब देखिएगा, तो देखिए हम आपको बता देते हैं, लोकसभा राज्यसभा तो पक्का है कि एगो प्रश्न आ रहा है एकदम कंफर्म रहिए, तो इसको तो देखिए लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद जितना नोट्स आपको देख रहे हैं, देखिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 3, यहाँ से 5 प्रश्न ना आए तो बोलिएगा, एकदम इस क्लास 8 से 5 से 10 प्रश्न छपता है, एकदम छपता है बार बार। चाहे आप जेटेट का तैयारी कीजिएगा, चाहे सहायक आचार्य के कीजिएगा, चाहे कौनों के कीजिएगा ना, तो यहीं से आएगा एनसीईआरटी का नोट्स, इससे छोड़ के कहीं नहीं आता है। तो सारा एनसीईआरटी का नोट्स अभी कभी खरीद लीजिएगा, ठीक है। सांसद का सत्र सामान्यतः साल में कितनी बार आयोजित होता है, एक साल में कितनी बार आयोजित होता है संसद का सत्र जी, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो देखिए ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। तो संसद का जो सत्र है सामान्यतः साल में ये 3 बार आयोजित किया जाता है। कितना बार आयोजित किया जाता है, 3 बार आयोजित किया जाता है। संसद के तीनों सत्र के का नाम है पूछ दिया है, ठीक है। संसद के तीनों सत्र साल में, एक साल में कई बार सत्र आयोजित होता है, 3 बार होता है ना, वो तीनों के नाम का है।
बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या सभी। तो देखिए तीनों के नाम बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र, यानी ये सभी है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर, संसद का मुख्य काम है, संसद का मुख्य काम क्या है? सरकार पर नियंत्रण, कानून बनाना, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो देखिए संसद का जो मुख्य काम है वो सरकार का नियंत्रण भी करती है और कानून भी बनाती है, ये दोनों है, यानी ए और बी दोनों, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। जेटेट फेल किए हैं ना, 2013 में आया था, ये का नहीं था उस समय, किताब था कि न था, तो अदम मार दिए सब गलती। तो लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। लोकप्रिय में लो और लोकसभा में लो, इसलिए लोकप्रिय सदन तो लो, यानी लोकप्रिय सदन में लो और लोकसभा, यानी लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। समझ गए, किसको कहते हैं? लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? यानी कहने का मतलब है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा कौन करेगा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो न्याय दिलाता है यानी विवाद का निपटारा जो करता है वो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका, यानी इसका जो निपटारा करेगा वो न्यायपालिका करेगा। तो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विवादों का निपटारा यदि करेगा तो वो न्याय देगा तो कौन देगा? न्यायपालिका देगा। ठीक है, न्यायपालिका देगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई थी? ठीक है, तो भारत में सबसे ऊपर जो है जहाँ पर मामलों का निपटारा होता है उसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 28 जनवरी 1950 ईस्वी, 25 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है ना उसकी स्थापना जो है आपको 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई है। और यह प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार और बिहार टेट में 1 बार आया है। बताइए कहाँ का प्रश्न कहाँ आता है? तो देखिए सभी राज्यों में यही सब पुस्तकें चल रही है, तो आप लोग यदि पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप चाहे जेटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आप सब निकाल लीजिएगा। इसलिए एनसीईआरटी का नोट्स हम सफिशिएंट आप लोग को देते हैं, चाहे किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए तो हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा क्या नियुक्त किए जाते हैं? 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश, 2 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश, 5 मुख्य न्यायाधीश एवं 40 अन्य न्यायाधीश या कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। किसमें? छत्तीसगढ़ में आकलन में पूछ दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कौन? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा जो है 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? रिटायरमेंट कितना साल का रखा गया है? ठीक है, ये प्रश्न आपका जो है बंगाली में पूछा गया था, बंगाल में, किसमें? बंगाल टेट में पूछा गया था और बिहार टेट में, दोनों टेट में पूछा गया था। ठीक है, तो कितना है? 60 है, 62 है, 65 है या 70 है? तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना उनकी सेवानिवृत्ति उम्र जो होती है वो आपकी होती है 65 वर्ष। कितना होता है आपका? 65 वर्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय के का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124 या कोई नहीं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद जो है 124 में जुड़ा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का गठन होने के लिए। ठीक है, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं। ठीक है, देखिए अगर आपके पर किसी तरह का केस फौजदारी होता है तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाके केस करते हैं? तो सबसे पहले आप जाते हैं अपने राज्य के राज्य न्यायालय में। ठीक है, अपने राज्य न्यायालय में यानी जो आपका जिला में है उसमें जाएंगे। अगर वहाँ नहीं होता है तब उस राज्य का एक कोर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय में जाते हैं।
अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो सबसे लास्ट बार जो अपील हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं, वो उच्चतम न्यायालय में करते हैं। ठीक है, तो ये देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है या अभिलेख न्यायालय, वो आपका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, चलिए आपका भी आंसर सही होगा। अगला है, देख लीजिएगा, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24, 25, 26 या 27। देखिए आपको हम बता देते हैं, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि हाई कोर्ट जो है वो देखिए बहुत सा जीके में आपको दिया हुआ है कि 24 गो है। कितना है? 24 गो। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो ये 24 नहीं, ये 25 हो गया है। ठीक है, ये 25 हो गया है। कौन सा हो गया है? तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट, आपको हम नोट्स बना दिए हैं क्योंकि आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं, तो आपके लिए देखिए हमने नोट्स बना दिया है। 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना किया गया। ठीक है, यानी 31 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी के अवसर पर जो है 25वां हाई कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। यानी 24 आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक उच्च न्यायालय की संख्या 24 थी, लेकिन 2019 में इसको कितना कर दिया है? 25। तो आप यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत देश का जो सबसे पुराना यानी सबसे प्रथम बार जो न्यायालय बना था वो कहाँ बना था? तो देखिए आपका पहला बार जो बना था वो कलकत्ता हाई कोर्ट था, और यह जो है आपका एमपी में पूछा गया है, एमपी टेट में, और यहाँ पर उड़ीसा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न ये भी आ रहा है आपका। तो सभी प्रश्न देखिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही आ रहे हैं, तो आप पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं? तो जो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल की तरफ से दिलाया जाता है। अगला है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का कौन सा उच्च न्यायालय? देखिए झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 20वां है, 21वां है, 22वां है या 24वां है। तो देखिए झारखंड जो है अलग हुआ, जब अलग हुआ तो उस समय उसके पहले जो है 23 गो उच्च न्यायालय थे। यानी जब झारखंड का गठन हुआ तो यहाँ भी उच्च न्यायालय बना, तो कितना हुआ? तो 24वां उच्च न्यायालय है। ये कौन सा उच्च न्यायालय है? 24वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय कौन सा है स्थान पर? 24वां। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अभी तक जो है झारखंड के अंतर्गत आपका 5 बार पूछ दिया गया है जेएसएससी में। तो झारखंड का कौन सा है? 24वां स्थान है उच्च न्यायालय में ना। देखिए, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 211, 213, 214 या 216? तो उच्च न्यायालय का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 21 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000 या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किया गया है, देखिए आपको 15 नवंबर 2000, यानी झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ही यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। एकदम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है झारखंड के अंतर्गत आपको बता देते हैं। अभी तक 10 बार पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जाम में केवल ना। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय जो बना तो उसका कोई न्यायाधीश होगा, तो उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नामधारी, बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं? तो देखिए इंदर सिंह नामधारी तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो गए और ये प्रथम मुख्यमंत्री हो गए। तो बच्चे विनोद कुमार गुप्ता जी, तो विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे वो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आपको किताब का है और ये जेटेट में पूछा गया था FIR। ठीक है, तो ये बहुत बार आपका जो है प्रश्न इस तरह का आ रहा है, जो केवल टेक्स्ट बुक पर ही आप देखिएगा। तो टेक्स्ट बुक वाले सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कोई नहीं? ठीक है, तो FIR का फुल फॉर्म देखिए होता है फर्स्ट
इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि कहीं कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको FIR दर्ज करवाना पड़ता है, यानी पहले सूचना देनी पड़ती है, तो उसी को कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दीवानी कानून सिविल में शामिल है। दीवानी कानून जो है सिविल में शामिल है। दीवानी कानून में क्या होता है? जमीन की बिक्री संबंधी, वस्तुओं की खरीदारी या किराया तलाक संबंधी। ठीक है, तो या सभी। तो जमीन दीवानी कानून जो होता है वो जमीन से संबंधित होता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। फौजदारी कानून में शामिल होता है, कौन होता है? फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना या हत्या, या लिखा हुआ है नीचे सभी। ठीक है, या लिखा हुआ है नीचे सभी। ठीक है, तो फौजदारी कानून में कौन शामिल होता है? फौजदारी कानून में आपका जो शामिल होता है उसमें चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना, हत्या या सभी। तो ये सभी इसमें शामिल है फौजदारी में, जिसमें यहाँ पर हत्या से संबंधित मारपीट या जेल में बंद किया जाता है, वैसे को फौजदारी के अंतर्गत लाया जाता है, जिसमें आपको जेल में बंद किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला आप यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, यह किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ना? तो देखिए, जीवन का अधिकार जो है वो हमारा जीवन का मौलिक अधिकार है ना, भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, और यह किस अनुच्छेद में है? यानी जीवन का अधिकार जो है भोजन का मौलिक अधिकार है। ठीक है, भोजन मिलना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। इसको किस में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है, और ये बिहार टेट और बिहार आकलन दोनों में पूछा गया, आपको बता दे रहे। देखिए, करीबी जो राज्य पूछे जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगला है, जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई है कब? 1981 के दशक में, 1980 के दशक में, 1985 के दशक में या कोई नहीं? यानी जनहित याचिका जो होता है, जो दायर हम लोग करते हैं, वो कब होता है? तो वो आपका होता है यहाँ पर PIL की जो व्यवस्था की गई है वो आपका 1980 के दशक में है, 1981 के दशक में है, कि यहाँ पर 1985 के दशक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। किस में है? 1980 के दशक में है। ठीक है, चलिए अगला। एक प्राणी है, आपको बताना है कि मानव किस प्रकार का प्राणी है। ठीक है, आर्थिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, कोई नहीं? तो मानव जो है एक क्या है? वो सामाजिक प्राणी है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है बिहार में। ठीक है, विवाह का सही उम्र है, आपको बताना है कि विवाह का सही उम्र है लड़का का 20, लड़की का 18, लड़की का 18, लड़का का 18, लड़का का 21, लड़की का भी 21, और लड़का का 21, लड़की का 18। तो देखिए, इसमें राइट आंसर जो आ रहा है वो डी है, यानी लड़का का उम्र अभी जो है सरकार की तरफ से 21 वर्ष और लड़की का उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो आपको मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। अगला है, साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर किसको कहा जाता है? धूम्रपान को, गंजापन को, दारू पीने को या कोई नहीं? ठीक है, तो साइलेंट किलर के नाम से किसको जाना जाता है? ये धूम्रपान है, धूम्रपान को ही हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो ये धूम्रपान बहुत ही खराब चीज होता है और इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 101 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 मई, 25 मई, 31 मई या कोई नहीं? ठीक है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपको 31 मई को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, विश्व में पूरा मनाया जाता है, वो 31 मई इसकी तिथि है। राइट आंसर 31 मई होगा। देखिए, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? ठीक है, दंडनीय अपराध है ना। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 26? तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि किस 6 से 14 उम्र से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करवाना जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है ना। अगला है, 6 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27? तो देखिए, अनुच्छेद
जो यहाँ 21 है उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है। और यह प्रश्न आपका जेटेट में भी आया हुआ था। तो देखिए आपको टेक्स्ट बुक से ही सारे प्रश्न आते हैं, सिर्फ एक बार आवश्यकता है देख लेने की। तो यहाँ पर अभी तक जो लोग आप लोग जुड़ नहीं पाए होंगे वो सभी जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारा टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा प्रश्न आपको दिया जा रहा है और यहीं से सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यदि आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 101% सफलता जरूर मिलता है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे और देख लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो सभी शिक्षक बंधु यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर राजनीति शास्त्र या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम आपके लिए देखिए लेकर के आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 8 का एक्सरसाइज 5 से 7 तक के राजनीति शास्त्र के सभी प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। यानी आज जो है आपका यहाँ पर क्लास 8 का राजनीति शास्त्र बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और इसके सारे नोट्स एक बार फिर से आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो जुड़े हैं उनके लिए सही है, जो नहीं जुड़े हैं वो राजनीति शास्त्र या पर्यावरण अध्ययन यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या कोई नहीं। तो देखिए अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत की भावना है उसको यहाँ पर अनुच्छेद 17 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है और यह आपका यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी राज्यों में पूछा गया। अस्पृश्यता इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? किस अनुच्छेद? ये अनुच्छेद को देख लीजिएगा, 15, 16, 17 या 18। देखिए अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि किसी का धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और ये बिहार आकलन में पूछा गया प्रश्न है। अगला है यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है? अनुसूचित जनजाति शब्द का मूल अर्थ क्या है? बहुत बार पूछा गया है और झारखंड के एग्जाम में ये 2 बार पूछ दिया गया है, गैर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी या कोई नहीं। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का जो मूल अर्थ है वो है आपका मूल निवासी। अनुसूचित जनजाति मतलब उस राज्य की मूल निवासी के नाम से जानी जाती है, तो इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? भारत में कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की? 8%, 10%, 11% या 12%। तो देखिए यदि पूरे भारतवर्ष की बात कीजिएगा तो पूरे भारतवर्ष में 8% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है? 20%, 22%, 26% या 28%। तो यदि आप झारखंड राज्य की बात करेंगे तो झारखंड में यहाँ पर 26% जनजाति जो है आदिवासी जनजाति है। कितने प्रतिशत? 26%। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, मतलब कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में? तो 23, 31, 32 या कोई नहीं, आपको बताना है। तो झारखंड में कितने प्रकार के अनुसूचित जनजाति हैं? इसका राइट आंसर देखिए होगा 32। और ये अभी झारखंड में अभी तक के एग्जाम में 11 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है ना कि झारखंड में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। तो झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? देखिए इसका आपको बता दें, झारखंड में किसकी जनजाति की सबसे ज्यादा है? बहुत बार पूछा गया। देखिए पूछेगा आपसे कि झारखंड में कौन सी जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, या किस जनजाति जो है प्रथम स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है दूसरा स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है तीसरा स्थान पर, यानी सबसे अधिक किसका है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान। ये पूछा गया है। ये 5 बार आया है, ये 2 बार आया है और ये 1 बार आया है। आपका एग्जाम में ये बार बार पूछ रहा है। ठीक है, झारखंड में। तो अब इसके लिए देखिए आपको झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, तो एक याद रखिएगा, एक नारा याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जय हो कहते हैं ना, जय हो भारत माता की जय हो। तो यहाँ याद रखिएगा, जब अनुसूचित जनजाति रहे तो वो कहते हैं सम हो। क्या कहते हैं? सम हो। क्या कहते हैं? सम हो। नारा याद रखिएगा, कौन सा नारा? सम हो। कौन सा नारा? सम हो। इसको याद रख लीजिए। ठीक है, ये सम हो क्या लग रहा है? सिर्फ नारा लगा रहे हैं क्या? अपने प्रश्न का उत्तर याद कर रहे हैं। एस का मतलब देखिए है संथाल। एस का मतलब क्या है? संथाल।
यू का मतलब क्या है देखिए उरांव, एम का मतलब देखिए क्या है मुंडा, और हो का मतलब ऑलरेडी होता है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो संथाल का है, दूसरे स्थान पर उरांव का है, तीसरे स्थान पर मुंडा का है और चौथे स्थान पर हो का है। हो गया ना याद? अगर हो गया याद तो अभी लाइक ठोक दीजिए मेरे दोस्त, और शेयर कर दीजिए आप लोग जल्द से जल्द, क्योंकि हम आपको सारे नोट्स यहाँ पर इसी तरह से ट्रिक से दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट का जहाँ पर जरूरी पड़ रहा दे रहे हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा और यहाँ पर नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर जो हमसे नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए ट्रिक यहाँ पर बना दिया गया है। सम हो, ठीक है, संथाल सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उरांव, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा, झारखंड की तीसरी बड़ी, और चौथा है हो, ठीक है। ये सब बनाया हुआ है जो यहाँ पर जुड़े हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 50, 54, 52 या कोई नहीं? कितने राष्ट्रीय पार्क है आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्क की संख्या है वो आपकी है 54, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का ही दिया हुआ है। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है आपको पता करना है। 370, 372, 374 या 376, ठीक है। तो भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो 372 है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 2008, 2009, 2010, 2011। तो देखिए 2009 में जो है एक कानून बनाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है 2009। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? सर्व शिक्षा अभियान योजना जिसमें सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया गया है, वो कब लागू किया गया है, प्रारंभ किया गया? 2008 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण योजना का जो वर्ष माना जाता है वो 2000 और 2001 माना जाता है। तो कभी 2000 भी देता है, कभी 2001 भी देता है। तो ये ही दोनों में से इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? देखिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान योजना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था वो आपसे पूछा गया है। 2 अक्टूबर 214, 2 सितंबर 214, 2 जुलाई 214 या 2 अगस्त 2014? देखिए ये तो बात तय हो गई कि 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया है, लेकिन अब रही बात कि स्वच्छ भारत अभियान को लाया कब गया, डेट इसकी क्या है, अक्टूबर है, सितंबर है या अगस्त है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें इसका जो डेट यहाँ पर पड़ेगा ना वो आपका पड़ जाएगा 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था, यानी 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? पूछा गया है 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर? तो 1 गैलन में जो होता है वो आपका कितना लीटर होता है आप जान चुके होंगे। तो 1 गैलन में 4 लीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है? झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है? पलामू, दुमका, रांची या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का कौन सा इलाका? तो झारखंड का देखिए यहाँ पर पलामू जो क्षेत्र है वो आपका फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है, और फ्लोराइड जो होता है बहुत नुकसान करता है। अगला है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है? आपको बताना है कि फ्लोराइड युक्त यदि आप पानी पीने से क्या होगा। अंधापन आता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, कुष्ठ रोग होता है या कोई नहीं? तो यदि आप फ्लोराइड युक्त पानी का उपयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर होता जो मुख्य रूप से वो हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है फ्लोराइड युक्त पानी पीने से, जिससे बच्चा में बहुत तरह का रोग होता है, सूखा रोग, वार्षिक रोग हो जाता है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985, 1986, 1987 या 1988? तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में की गई है। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपने यहाँ पर टेट दिया होगा तो आप देखे होंगे आया था, दोनों बार आया, 2013, 2016, ठीक है। तो देखिए ये किससे है? ये आपको पूरे हम फुली टेक्स्ट बुक से ही सारा चीज दे रहे हैं। आपको लगेगा कि हम बाहर से नहीं, पूरे फुली टेक्स्ट बुक दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही प्रश्न आया हुआ है 2 बार आपका झारखंड में, और ये किताब का ही है। जीएसटी लागू किया गया, कब लागू किया जीएसटी? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019? तो जीएसटी कब लागू किया गया? ये भी प्रश्न आपका झारखंड में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर एटीएम का पूरा नाम है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन,